हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं हम। क्लास 12th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, और आपको मजा भी आएगा इसका पढ़ने में, ठीक है ना। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायो सवर्ट लॉ। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, बायो सवर्ट लॉ। देखो बेटा, बेसिकली ये लॉ यूज होता है किसी भी कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसे हम यूज करेंगे, और अगर जब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम इंटीग्रेट करेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी हम मान लेते हैं, एक कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर कैसे भी हो सकता है, अभी हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम अलग अलग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर लूप में कैसे होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं बेटा ये एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भाई मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम एक काम करेंगे, इसमें करंट एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ऑफ लेंथ dl, ठीक है। हम इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ऑफ लेंथ dl। ये dl एलिमेंट इस p पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे है। मान लेते हैं ये dl एलिमेंट इस p पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली जो हम वेक्टर फॉर्म में से बोलते हैं, r इज अ पोजीशन वेक्टर, r इज अ पोजीशन वेक्टर। चलिए, अब मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन dl एंड r, इसको मान लेते हैं थीटा। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने यहां पे कंसीडर करी हैं। सबसे पहले dl वेक्टर, dl वेक्टर हमारा क्या है, यहां पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट। dl वेक्टर क्या है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट। दूसरा जो हमने कंसीडर किया है r वेक्टर, r वेक्टर यहां पे क्या है? इट इज अ पोजीशन वेक्टर। आपको पता होना चाहिए आप जो टर्म्स यूज कर रहे हो बेसिकली क्या चीज है। तीसरा जो हमने यूज किया है दैट इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें इस dl स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB निकालना है। पहले मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मींस अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखेंगे हम? ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dB वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर। पहली चीज देखो, इस लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है, तो ये dB वेक्टर जो होगा इट विल बी dB, सॉरी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the length dl. Third, dB is directly proportional to sine of angle theta, sin theta, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। वैसे इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और फोर्थ होगा dB is inversely proportional to 1/r²। इन चार चीजों पे डिपेंड होगा, ठीक है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। r क्या है? डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन p एंड दैट dl एलिमेंट। होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा।
डी, इसका मतलब है ये चार इक्वेशन लिखी है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड है, ठीक है, किन किन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, एंगल इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आप किसी भी कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। अब इस हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहें, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे, अब देखो यहां पे हम लिखेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अब देखो यहां लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, या कंपेयर करना, या फ्रॉम अबव इक्वेशन, इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस को हटा दो, सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करके, कंपेयर क्या करना है, कंबाइन करना है, सॉरी सॉरी, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, चारों इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इक्वेशन को सिंपली नॉर्मली कंबाइन कर दो, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा जब हमने कुलम्स लॉ पढ़ा था, तो F वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने कोई कांस्टेंट यूज किया था, वहां पे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी तरीके से यहां मैग्नेटिक फील्ड में भी यही काम करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करने जा रहे हैं, बस वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अभी इसमें डायरेक्शन नहीं आया है और ना ही ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब यहां से आगे बात करेंगे। दूसरी बात हमें पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन इंक्लूड करना है। डायरेक्शन इंक्लूड कैसे करेंगे, देखो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी मैं आपको वैल्यू बताऊंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, कैसे यूज करना है हमें। अब देखो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। देखो हमने आर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, डिवाइड मल्टीप्लाई करने का जो रीजन था वो ये था, देखो डी एल आर साइन थीटा, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है। और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको याद होगा, वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा। तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। यहां से हमने ये वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिख लिया है, ठीक है। यहां से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, देखो एक चीज यहां पे और लिख लो, देखो डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन के अलोंग होगा। अब डीएल क्रॉस आर हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे क्लास 11th के वेक्टर में, उसके रूल्स भी था राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मैक्सवेल कॉक्सक्यू रूल। तो ये सारे रूल्स हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। मैं भी इस वीडियो के लास्ट में आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब वेक्टर फॉर्म के बाद कुछ केसेस की बात कर लेते हैं जो इसमें हमारी यूज होंगी। सबसे पहले केस 1। केस 1, अब देखो केस 1 क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री है, एट थीटा इज इक्वल टू, चलो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या है, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। अभी भी मैंने बताया, देखो थीटा क्या है, हम पी पॉइंट लेंगे तो ये एंगल जो है दैट इज थीटा। अगर थीटा 0 हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाए मतलब डीएल और आर के जो हैं एक ही डायरेक्शन में हो जाए, उस केस में देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री, और साइन 0 हमारा 0 होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे डी बी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? चलो केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, वो मैक्सिमम होगा। दिस विल बी मैक्सिमम, इसे हम लिख भी लेते हैं, दिस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इनकी एसआई यूनिट की। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखते हैं, जैसे इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर रख सकते हैं, करंट हमारा 1 एम्पियर है। दूसरा हम स्मॉल एलिमेंट डी एल 1 मीटर ले लेते हैं, आर भी 1 मीटर ले लेते हैं, थीटा भी 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालेंगे, देखो डी बी इज इक्वल टू, अब देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, अच्छा म्यू नॉट बाय 4 पाई की तो वैल्यू हमने बताई नहीं आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये पीछे बताना था, थोड़ा सा सॉरी मिस हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। अगर हम यहाँ से खाली म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। अगर खाली म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा। अब इस कंडीशन को पुट करो, देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू क्या आई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 पुट कर देते हैं। आई हमारा 1 एम्पियर है, डी एल 1 मीटर है, आर भी 1 मीटर है, थीटा 90 है, और नीचे क्या आया हमारा पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास आया 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इसको लिखवाने का क्या मतलब था कि हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 1 टेस्ला को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। सिमिलैरिटी और डिफरेंस किसके बीच में, सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, और
इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी और डिफरेंस पढ़ेंगे। चलिए ये देखो सिमिलैरिटी, सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी, बोथ द फील्ड्स डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब आप देखो बी डी बी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और कुलम्स लॉ में जो फोर्स पड़ा था डेट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फर्स्ट हमारा सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरा, दोनों ही हमारी लॉन्ग रेंज फील्ड है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ, दोनों में ही हमारी अगर फोर्सेज जो लगती हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो बी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज फ्रॉम द वेक्टर सोर्स, दैट इज फ्रॉम द वेक्टर सोर्स। अब इस वेक्टर सोर्स का क्या मतलब है, देखो आप लिख रहे हो ना डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। क्लियर, हम लिख रहे हैं ना ये चीज़। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वेक्टर सोर्स है, ठीक है ना। डीएल एलिमेंट इज अ वेक्टर सोर्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स। देखो हमारा एफ क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। तो Q चार्ज, Q क्या है, स्केलर, तो ये ड्यू की जो स्मॉल चार्ज होगा वो क्या है, स्केलर सोर्स। डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, जो बी का डायरेक्शन होगा वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसमें द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा ये बी नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और तीसरा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे डिफरेंस है, देखो ये सारे हमने डिफरेंस है जो आपके काम आ सकते हैं कभी पूछ लिया तो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, मैग्नेटिक फोर्स होती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एंगल, थीटा पे डिपेंड होता है। ये हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं होता है, ये थीटा पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी डिफरेंस थे जो आपके नोट्स में काम आ जाएंगे। क्लियर है। अब हमें मेन जो यहाँ पे बात करनी है वो करनी है, हमने स्केलर फॉर्म तो कर लिया बट डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए देखो हमें राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्लियर, चलिए राइट हैंड थंब रूल शुरू करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल के लिए देखो मैं यहाँ पे आपके सामने दो चीजें बनाऊंगा। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, लेट मी चेक। ओके चलो, अब देखो डायरेक्शन के लिए मैं आप पे ये डायग्राम बनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला एक चीज़ आपको प्रिपेयर कर लेनी है कि मान लेते हैं आपने एरो देखा होगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो हमारा एरो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये ठीक है, ये जो धनुष तीर वाला तीर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो जो इसका पीछे का पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा पीछे का पार्ट है ये कहाँ पे है, ये है इनवर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्ड। और जिस तरफ जाता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटवर्ड। क्योंकि अगर आपके सामने एरो जो आ रहा होगा वो एक बिल्कुल पॉइंट शो करेगा, तो वो जो टिप है पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड, और ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इनवर्ड। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे आउटवर्ड और इनवर्ड वो इसी के बेसिस पे शो करेंगे, पॉइंट पे और क्रॉस के बेसिस पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम इसी बेसिस पे शो करेंगे। तो हमारा पहला है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल को देखो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा दो कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। क्लियर, ये पॉइंट P यहाँ है, इस कंडक्टर के लिए पॉइंट P यहाँ है, ठीक है। दोनों में ही करंट I फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों में ही करंट I फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखो DL एलिमेंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो R ले लेते हैं, R, ठीक है। अब दोनों ही एलिमेंट में इसमें भी DL ले लेते हैं, देखो
और ये आर। अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये एंगल थीटा, इसका भी ये एंगल थीटा, ये हो गया आर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल एक क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे और करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे तो जहां पे हमारी फिंगर्स कर्ल करती हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे डीएल क्रॉस आर का। ठीक है, अब देखो डीएल से आर की तरफ, अब देखो डीएल से आर की तरफ इस डायरेक्शन में ध्यान देना, डीएल से आर की तरफ दोनों साइड में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखो डीएल टू आर थंब इनवर्ट जा रहा है, ये दिख रहा है आपको। डीएल से आर यहां पे थंब कैसे जा रहा है, इनवर्ट, तो यहां पे क्रॉस पुट करोगे डीएल से आर, ठीक है ना, इन ये आपका इनवर्ट है। और इसी तरीके से यहां से हम जाएंगे डीएल से आर की तरफ इसवर्ड, तो ये पॉइंट करेगा आउटवर्ड, यहां डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, यहां डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। ठीक है, अब देखो कैसे पता लगा कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड है। आप पहले वाले केस में देखो, इस वाले फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में आप डीएल से आर की तरफ जा रहे हैं तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। देखो आप मेरे को भी देख सकते हो यहां से, मैं वैसे देखूंगा नहीं, आपको छोटा दिख रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को, मैं अपना हम्म अब देखो थोड़ा सा मैं बड़ा दिख जाऊंगा आपको। चलिए अब देखो, देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट था, अब ये डीएल से हम आर की तरफ जा रहे हैं तो एक थंब आउटवर्ड, पहला केस देखो, फर्स्ट केस आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना। डीएल जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के यहाँ पे हमने क्या रखा है, देखो डीएल से आर की तरफ अगर हम अपने हैंड को ऐसे घुमाएंगे तो जो थंब पॉइंट कर रहा है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटवर्ड। और दूसरे केस में देखो, दूसरा केस में देखो, सेकंड केस आपके स्क्रीन पे देखो, सेकंड केस में हम यहाँ पे इस करंट को अगर इस तरीके से डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो जो थंब पॉइंट करेगा वो इनवर्ड, वो आपकी तरफ करेगा, देखो थंब पॉइंट आपकी तरफ कर रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में डीएल से हम आर की तरफ जाते थे, हम मेरी मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो फर्स्ट केस में मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, और सेकंड केस में जब ये पी पॉइंट इस साइड है, पी पॉइंट राइट साइड है, तो इस साइड में हम डीएल से आर की तरफ अगर हाथ ऐसे करेंगे तो इनवर्ड आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे, बात समझ में आई है। अब इसी तरीके से दूसरा जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। दूसरा भी बहुत आसान है, पाम रूल। इसी तरीके से पाम रूल है, इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं, देखो एक केस ये है हमारा, पॉइंट पी इस तरफ ही है। अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें मान लेते हैं पॉइंट पी यहाँ है, ठीक है, ये करंट आई है और ये हमारा स्मॉल एलिमेंट डीएल है और ये इसकी डिस्टेंस है। ध्यान देना, पाम रूल मतलब, आप फिर से मेरे को देखो, पहले इसमें से देख लो फिर मेरे को देखना, मतलब हम डीएल एलिमेंट से चलेंगे उस पॉइंट की तरफ जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे जाके हम अपना पाम खोल लेंगे इस तरीके से। अब आप स्क्रीन पे मेरे पास देखो, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा देखो, देखो बेटा, ये कंडक्टर था, इधर पी पॉइंट है, मान लेते इधर पी पॉइंट है, तो हम यहां से, ठीक है, डीएल एलिमेंट से पी की तरफ जाएंगे और थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। ऊपर जा रहा है करंट, देखो स्क्रीन पे देखो, ऊपर जा रहा है ना करंट, अब थंब हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, करंट के डायरेक्शन पे। अब करंट के डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंट पे ले आना है, तो हम अपने हाथ को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे ले जाके अपने पाम को ओपन करेंगे, तो जहां हमारा पाम होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो पहले केस में जो हमने बनाया है, इस केस में डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। इस केस में डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनवर्ड, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। अगर यही चीज पॉइंट पीछे होता तो हम देखो बैकवर्ड ड्रैगिंग नहीं कर सकते, बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड,
बैकवर्ड ड्रैग नहीं करते कभी भी हम, जैसे करंट एलिमेंट से पीछे नहीं आएंगे, बैकवर्ड ड्रैग नहीं करेंगे, हमेशा आगे जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें टर्न होना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट इस साइड है, पॉइंट दूसरी साइड है। अब देखो आप फिगर देखना, पॉइंट कहाँ है, दूसरी साइड है। जब पॉइंट हमारा दूसरी साइड है, ऐसे केस में देखो क्या होगा, मेरे को देखो इधर पॉइंट, अब हम डीएल एलिमेंट देखो, थंब हमारा ऊपर है, थंब हमारा ऊपर है, बट ध्यान रखना थंब ऊपर है लेकिन पॉइंट कहाँ है, पॉइंट इधर है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मतलब हमें टर्न होना होगा। अब हमें टर्न होना होगा और हम जाएंगे पॉइंट पी की तरफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। देखो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड जाएंगे, पी पॉइंट पे जाके थंब खोल दो, तो देखो ये आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखो आउटवर्ड आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, वो किधर है, आउटवर्ड है। किस तरफ है बेटा, आउटवर्ड। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, आउटवर्ड। ठीक है, हम इसको लेके जाएंगे ऐसे करके, और ऐसे करके लेके जाएंगे, थंब रखेंगे और अपना पाम खोल देंगे, यहाँ से इस तरफ से लेके जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। ध्यान रहे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड, है ना। बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड, बैकवर्ड ड्रैग नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था बायो सावर्ट लॉ के बेसिस पे। अब मेन आता है इसका सेकंड केस में पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। सेकंड केस में इसमें इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उस वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।